हेलो एवरीवन, द स्टडी नूक चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी क्लास 11 के एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। फर्स्टली हमने देखा अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंडली है द सब्सटेंटिव प्रोविज़न ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। अब देखिए, एक सोसाइटी में अलग अलग क्लास के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, है कि नहीं? तो सारे लोगों के लिए ये प्रोविज़न एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब जाके ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या सक्सेसफुल होगा। ठीक, फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जो मेजॉरिटीज़ को एडवांटेज दे रहे हैं और माइनॉरिटीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा? जो माइनॉरिटीज़ हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे कुछ प्रिविलेज क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं। तो क्या अंडर प्रिविलेज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को कभी एक्सेप्ट करेंगे या उसे फॉलो करेंगे? देखिए, इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड, they will have no reason to abide by the constitution। अगर किसी भी ग्रुप को ये लगे कि उनकी आइडेंटिटी पे थ्रेट है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो कभी भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे देखिए तो नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। परफेक्ट जस्टिस तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स तो होते ही हैं, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। कम से कम लोगों को ये कन्विंस करना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न हैं जिसे उन्हें बेसिक जस्टिस मिल जाए, तब जाके सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए, होता क्या है, जितना ज़्यादा फ्रीडम और इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे उतना लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद करेंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही सक्सेस होगा। किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके अगेंस्ट हैं। अगर आप सारे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि हमारे साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा, तब जाके एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। यहाँ पे बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर के बारे में है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया हुआ है। देखिए, दुनिया भर के देशों के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट के नीचे जितने इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास क्या क्या पावर हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब लिखा हुआ है। कभी कभी जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं और अपने पावर को इंक्रीज़ करने में लगे रहते हैं। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिज़ाइन करना है टू इंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर, कि कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन मोनोपोली से पावर एक्वायर ना करे, ये इंश्योर करना है। तो इसके लिए क्या करना है? दिस ऑफन इज डन बाय फ्रेगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब इंस्टीट्यूशन के बीच में पावर को फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 ऑर्गन में डिवाइड किया हुआ है। किसमें? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एट्सेट्रा। और भी बहुत सी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि देश भर में इलेक्शन कंडक्ट कराना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन तीनों को अलग अलग पावर दिया हुआ है और इन्हें ऐसे पावर मिले हैं कि अगर कोई गलती करे तो दूसरे ऑर्गन उन्हें चेक कर सकते हैं। मतलब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, ऐसा लॉ जिसमें काफ़ी सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है
या फिर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, तो उस वक्त जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर को पूरा पावर नहीं दिया हुआ है। लेजिस्लेचर कोशिश करेगी ऐसा लॉ पास करें कि पूरा पावर अपनी तरफ लाने को, पर जुडिशरी क्या करेगी, लेजिस्लेटिव के पावर को चेक करेगी, वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। ये बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए जुडिशरी में कोई जज है, वो मिसबिहेव करता है या ऐसा कोई काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जज का काम है जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर जज करप्टेड होगा या ऐसा प्रूव हो जाता है कि जज करप्टेड है, जज ने करप्शन किया है, तो उस वक्त लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट उसे रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न अवेलेबल हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड करना पड़ेगा कि कोई भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के पास ज़्यादा पावर कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर पावर है भी तो दूसरे ऑर्गन के पास पावर होनी चाहिए कि वो उसे चेक कर सकें। दिस इंश्योर दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। ठीक है, अगर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करता है या दूसरे जो इंस्टीट्यूशन है उसे चेक करेंगे, तो ऐसे एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हैज़ फैसिलिटेट द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल इसलिए है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंस्टीट्यूशन के बीच में एक सिस्टम चेक एंड बैलेंस रहता है। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन मोनोपोली एक्वायर नहीं कर सकते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पैराग्राफ में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अडॉप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में अडॉप्ट हुआ था। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो 1946 में शुरू हुआ था। तो ये सबको पता है, उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसके सर्कमस्टेंसेस, सोसाइटल सेटअप उस बेसिस पे लिखा हुआ था। और अभी चल रहा है 2024, मतलब 70 ईयर से भी ज़्यादा हो चुका है। तो उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करना होगा। देखिए, 1950 का जो सेटअप था और 2024 का जो सेटअप है उसमें ह्यूज डिफरेंस आ चुका है, कहें तो ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। तो 2024 का जो सेटअप है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न को करना पड़ेगा और यही लॉजिक भी है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का भी प्रोविज़न होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर चेंज के प्रोविज़न नहीं होते, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही रहना है, उसे कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत फ्लेक्सिबल है, ना ही वो बहुत रिजिड है। उन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन है। यहाँ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर देखिए दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उन्हें सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो समय के साथ चेंज करना होगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखें तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को समय के साथ साथ चेंज होना पड़ेगा, चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो उस हिसाब से नए चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करने की बात तो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, विथ नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो कोर वैल्यू है उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, लेकिन उसकी कोर वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके चलना पड़ेगा। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया होगा ना, तो उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट किया होगा, तो उन कोर वैल्यू को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यू को हम प्रिजर्व करके रखना है। दुनिया भर के जितने सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन्होंने ऐसा ही किया है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो होते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। इंडिया में भी ऐसा ही है। इंडिया में अमेंडमेंट हो सकते हैं पर हम कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी अमेंडमेंट की वजह से बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो जुडिशरी उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है, तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिट क्रिएट किया गया है बाय स्ट्राइकिंग बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजन एंड लिमिट्स ऑन सच चेंजेस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट किया गया है बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविज़न एंड चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविज़न को चेंज कर सकते हैं, पर उन प्रोविज़न के भी कुछ लिमिट्स हैं, जो चाहे वो नहीं चेंज कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके ही चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एंश्योर्ड दैट इट विल सर्वाइव एज अ डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टेड बाय पीपल। दिस अरेंजमेंट ऑल्सो ensures that no section or group can on its own subvert the constitutions। तो ऐसा अरेंजमेंट भी किया गया है कि कोई भी सेक्शन ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते। इसके लिए भी प्रोविज़न अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं, यहाँ पे ये सब कुछ सवाल दिए हुए हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। इन्हें हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।